जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को जी जूनियर को अलविदा कहते हुए देखा और अब सभी लोग वापस असेंबली हॉल में आ जाते हैं। अब फिर हम दांता पिल कंपटीशन के बारे में जानते हैं जिसके लिए जियान इतनी दूर आया है। दांता हर 30 साल में एक बार होता है एंड पूरे मेनलैंड से यहाँ बहुत से ताकतवर अल्केमिस्ट आते हैं और जो भी दांता को पार करता है सिर्फ वही पिल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। दांता रीजन में 5 बड़ी फैमिलीज में से एक ये फैमिली है एंड क्योंकि उनके पास कोई भी टैलेंटेड सक्सेसर नहीं था इसलिए उन्होंने अपनी रेपुटेशन यहाँ खो दी थी। अब वापस इसी रेपुटेशन को हासिल करने के लिए जिनलैंड ने जियान की मदद मांगी है और उसे दांता कंपटीशन में भाग लेने को कहा है। जियान अब ये फैमिली को दांता कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा। जियान उनसे दांता कंपटीशन के बारे में सब जानकारी लेता है कि सिर्फ टॉप 3 फैमिलीज ही पिल कॉन्फ्रेंस में जा सकती हैं और आउटसाइडर्स जो हैं वो दांता कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी जियान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि जियान का ये फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। तो फिर जियान मजाक में कह देता है कि फिर तो मैं ये फैमिली का दामाद बन जाता हूँ जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ये सुनकर लॉर्ड टैन हाउ को बहुत तेज हंसी आती है लेकिन यहाँ वो हंस नहीं सकते इसलिए हंसी रोकने के लिए वो बाहर जाने लगते हैं यही कहते हुए कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लॉर्ड टैन हाउ के जाते ही वो सब हंसने लगते हैं और जियान भी अब एम्बैरेस फील करता हुआ कहता है कि लॉर्ड टैन हाउ अब भी पहले जैसे ही है। ये फैमिली के सेट मास्टर कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं और अगर तुम हमारी पिल कॉन्फ्रेंस में सीट भी रिजर्व करवा दो दांता कंपटीशन को जीतकर तो अगर तुम चाहो तो तुम जब ये झूठ मूठ का रिश्ता तोड़ देना। जियान कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है। मैं एक एडल्ट आदमी हूँ और अगर कोई देखेगा जिनलैंड को मेरे संग इस रिश्ते में तो फ्यूचर में जिनलैंड की शादी के लिए बहुत दिक्कत होगी और जिनलैंड की बहुत बदनामी हो जाएगी। जिनलैंड मन बंद आवाज में कहती है कि अगर ये फैमिली की इज्जत बचाना अब मेरे हाथ में है तो मैं अपनी इस बदनामी को आराम से सह लूंगा। प्लीज आप मेरी ये फैमिली की मदद करो तभी हमारी फैमिली इस मुसीबत से उभर पाएगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सारी उम्र तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे संग चलने को तैयार हूँ। और ऐसा कहकर वो झुकने लगती है लेकिन तभी पॉइजन गर्ल उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जियान ने पहले ही तुम्हें वादा दे दिया है कि वो तुम्हारी मदद करेगा और शायद तुम ना जानती हो लेकिन जियान अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता। अगर तुम ऐसा सब करोगी तो ये जियान को दुख ही देगा। जियान मन ही मन पॉइजन गर्ल को धन्यवाद कहता है। जिनलैंड जियान से कहती है कि हम ये झूठ मूठ का ही रिश्ता निभाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप फ्यूचर में इस मेनलैंड के बहुत बड़े कल्टीवेटर बनोगे और मेरा वो लेवल नहीं कि मैं आपके संग रह पाऊँ। मुझे तो अच्छे से इस दुनिया की सच्चाई भी नहीं पता। जियान इन गर्ली टॉक्स में खुद को बहुत एम्बैरेस पाता है और एल्डर ये सॉन्ग से कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो तो हम ऐसा ही करेंगे। एल्डर ये सॉन्ग खुश होकर जियान को धन्यवाद करते हैं और तभी एक सैनिक अंदर आता है जो एल्डर ये सॉन्ग को बताता है कि कॉ फैमिली के लोग फिर से यहाँ आए हैं और वो मिस जिनलैंड के लिए शादी का प्रपोजल लाए हैं। ये सब तुरंत भागकर बाहर जाते हैं क्योंकि काउ फैमिली के इंटेंशंस हमेशा से बुरे रहे हैं। वहाँ बाहर खड़े एल्डर्स काउ फैमिली से कहते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग जिनलैंड के लिए शादी का प्रपोजल लाए हैं लेकिन अभी जिनलैंड नहीं है इसलिए आप जा सकते हैं। हमें बहुत दुख है कि हमें आपको मना करना पड़ रहा है लेकिन सच्चाई यही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। काउ फैमिली का वो एरोगेंट यंग बच्चा कहता है कि क्या तुम हमारी काउ फैमिली को मना कर रहे हो। ये फैमिली के एल्डर्स मिस्टर काउ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आप जरूर मजाक कर रहे हो। मैरिज तो बहुत संगीन विषय है और वो ऐसे ही नहीं तय कर सकते इसलिए आपको फिर से ये सोच लेना चाहिए। मिस्टर काउ कहता है कि सोचने की जरूरत तुम्हें है और प्यार से जिनलैंड को मुझे भी याद हो फिर हमारी काउ फैमिली तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी वरना कहीं ऐसा ना हो कि डैन रीजन से तुम्हारी ये फैमिली का 5 बिग फैमिलीज का दर्जा छिन जाए। एल्डर्स को समझ आ जाता है कि इस एरोगेंट के सामने कुछ भी दलील देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और काउ फैमिली के बुरे इंटेंशंस उनके मुंह पर अब साफ नजर आ रहे हैं। ये देखकर काउ फैमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ऑरा को निकालकर एक एल्डर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लॉर्ड टैन हाउ जो यहीं खड़े हैं वो भी अपने ऑरा से उसके ऑरा को नलीफाई करते हैं और फिर यहाँ पर जियान वगैरह भी आ जाते हैं। जियान मास्टर काउ से कहते हैं कि ये कहाँ की बात हुई कि अगर कोई तुम्हारी शादी का प्रपोजल ठुकरा देगा तो तुम उस पर हमला करोगे। मिस्टर काउ दो सुन को साथ देकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं समझा कि ये फैमिली के पास आजकल में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। लगता है कि तुम वही जियान हो जो ये फैमिली के दांता कंपटीशन में मदद करने के लिए आया है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे इस रीजन में काफी पंगे भी हो गए हैं। जियान कहता है कि तो तुमने मेरी काफी तारीफ सुनी है लेकिन तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं काउ फैमिली से 7 ग्रेट अल्केमिस्ट हूँ और मेरा नाम काउ दैन है। जियान कहता है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे नाम से मैच कर रही है। दोनों ही एकदम बकवास। ये सुनकर काउतान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो और हमारी क्लाइम ग्लेशियर वैली जितनी ताकतवर नहीं है लेकिन अल्केमी के मुकाबले में हमसे कभी कोई नहीं जीत सकता है और तुम ये मत सोचना कि ग्लेशियर वैली को हटाकर तुम बहुत बड़े सूरमा बन गए हो।
ये जो तुम्हारे बगल में तो दोस्त पर हैं, उनकी वजह से तुम जीते हो। अगर तुम में ताकत है तो मुझसे मुकाबला करो। और मैं इन दो रिस्पेक्टेड दोस्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप जियान और मेरे बीच इंटरफेयर ना करे तो मैं आपको जो आप मांगोगे वो पिल दूंगा। लॉर्ड टैनहाउ कहता है कि तुम्हारी पिल्स की नीड की चिंता मत करो, हमारे पास पहले से ही अल्केमिस्ट हैं। ये जानकर कि जियान अल्केमिस्ट है, वो जोर जोर से हंसकर कहता है कि तुम और मैं कम्पीट करेंगे अब। तो जैसा कि तुम जानते हो कि हम अल्केमिस्ट के अपने रूल्स होते हैं और हम नेचुरली वायलेंस को पसंद नहीं करते, इसलिए हम फ्लेम्स का कंपटीशन करेंगे। अगर मैं हार गया तो मैं ये मैरिज प्रपोजल वापस ले जाऊंगा, और अगर जीत गया तो तुम मेरे और ये फैमिली के बीच किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करोगे। तो चलो अब फ्लेम्स के साथ खेल करते हैं। ये सुनकर जियान तो हंसी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लॉर्ड टैनहाउ नहीं कर पाते, क्योंकि अभी अभी काओदैन ने शेर की गुफा में आकर शेर से दहाड़ने का कंपटीशन का ऑफर दिया है। पॉइजन गर्ल समझ आती है कि अब तो काओदैन गया काम से, क्योंकि जो बड़े बड़े मास्टर्स अपनी पूरी जिंदगी एक ही फ्लेम को कंट्रोल करने में लगा देते हैं, जियान 3 फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कर लेता है। जियान कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए काओदैन कहता है कि अगर तुम्हें डर लगने लगे तो तुम हार मान सकते हो, इसलिए आप और कम्पीट करो। जियान कहता है कि अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो आ जाओ। वो दोनों आसमान में जाते हैं और आमने सामने खड़े होते हैं। काओदैन अपनी फ्लेम्स निकालता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम इसको कैसे झेलते हो। जियान भी उस पर तरस खाते हुए अपनी फ्लेम्स निकालता है और उसकी फ्लेम को देखकर काओदैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसकी ये स्ट्रेंज फायर है। वो अपनी इस स्ट्रेंज फायर का यूज करके बहुत ही ताकतवर टाइगर का अवतार क्रिएट करता है और उसकी फ्लेम से लड़ने को तैयार हो जाता है। काओदैन चढ़कर कहता है कि स्ट्रेंज फायर होने से तुम्हारी जीत पक्की नहीं हो जाती, उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। वो अपनी फिर ईगल अवतार फ्लेम को जियान पर छोड़ देता है और जियान अपनी टाइगर अवतार फ्लेम को, और दोनों फ्लेम्स आपस में लड़ने लगती हैं, जिसमें ऑब्वियसली जियान की फ्लेम जीत रही होती है। टाइगर फ्लेम ईगल को टुकड़ों में तोड़ देती है, लेकिन एक टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन टाइगर फिर से ईगल को तोड़ देता है और हर बार टूटकर जुड़ने से ईगल की स्ट्रेंथ कम हो रही है। काओदैन समझ आता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हार जाएगा, इसलिए वो अपनी बोतल में से 2 तरह की फायर निकालता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंज फायर ताकतवर है, लेकिन मेरी 2 फायर्स के आगे नहीं। अब टाइगर 2 फ्लेम से लड़ रहा है और वो एक फ्लेम पर अटैक करता है तो दूसरा फ्लेम उस पर अटैक कर देता है। टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है इन दोनों फ्लेम्स को हराने का, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। लेकिन अब भी वो टिका हुआ है और इनको टक्कर दे पा रहा है। लॉर्ड टैनहाउ कहता है कि वो तो जियान की स्ट्रेंज फायर है जो अभी तक टिकी हुई है, वरना कोई दूसरी फ्लेम को 2 फ्लेम्स बीस्ट के आगे पहले ही अटैक में नष्ट हो जाती हैं। अब काओदैन की स्पाइडर फ्लेम उसको जकड़ लेती है और ईगल फ्लेम उस पर अटैक करती है, जिससे टाइगर फ्लेम दूर जाकर जियान के पास गिरती है। जियान अपने टाइगर को प्रेस करके कि तुम अच्छे लगे डिसमेंटल कर देता है और फिर काओदैन कहता है कि जीत सिर्फ क्वालिटी पर नहीं डिपेंड करती है। अगर तुम 2 से नहीं हारते तो मैं 4 फ्लेम बीस का यूज करता, लेकिन तुम्हें हराता जरूर। जियान उसे इविल स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुमने क्वांटिटी कहा, और फिर वो अपनी 10 से ज्यादा फ्लेम बॉटल खोलता है और खुद में फॉलन हार्ट फ्लेम का ऑरा भरकर इन सभी फ्लेम बीस को कंट्रोल करता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी 10 फ्लेम बॉटल से कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक फ्लेम बीस निकले हैं। ये सभी जियान के पास खड़े हैं और जियान की एक कमांड पर किसी को भी चीर फाड़ देने को तैयार हैं। काओदैन के एल्डर्स तो 10 तरह की फायर्स एक संग देखकर सदमे से उभर ही नहीं पा रहे और काओदैन खुद भी बहुत ज्यादा डर गया है। काओदैन ने अपनी 4 फ्लेम बीस निकाल लिए थे और वो सोचता है कि किसी के पास 10 फ्लेम बीस को कंट्रोल करने की पार नहीं हो सकती, ये जरूर बाकी के फेक होंगे। इसलिए ये सोचकर वो अपने इन 4 बीस को जियान की तरफ भेज देता है। जियान के 10 बीस इन चारों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट न सिर्फ काओदैन के बीस डिसमेंटल होते हैं बल्कि काओदैन भी नीचे जाकर गिरता है। काओदैन गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है कि मैं भले ही हार गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे पिल मीटिंग में जब मिलूंगा तो तुम्हें देख लूंगा। मेरी काओ फैमिली इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लेगी। फिर वो यहाँ से अपने एल्डर सहित चला जाता है। जियान मन ही मन हंसते हुए सोचता है कि जहाँ भी मैं कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, लेकिन ये फैमिली को चिंता होने लगती है कि काओदैन ने जो अभी कहा है वो मजाक में नहीं कहा है। काओदैन अगर पिल कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के लिए इतनी कॉन्फिडेंट है तो जरूर उन्होंने उस विच को बुला लिया है। जियान नीचे आकर पूछता है कि कौन सी विच। ये सॉन्ग बताता है कि उनके पास काओ यिंग नाम की एक बहुत ही टैलेंटेड एल्केमिस्ट है और लोग उसको द विच कहकर पुकारती है। जब केवल वो 7 साल की थी तब वो पूरी तरह से एल्केमिस्ट बन चुकी थी। उसके टैलेंट को देखकर पिल्टार ने उसे अपना लिया और उसे अपना को डिसाइपल बनाया। अब वो एटलीस्ट 7th ग्रेड की एल्केमिस्ट है। ये लड़की पिल मीटिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी राइवल बन सकती है। और फिर ये फैमिली के एल्डर्स और जियान वगैरह उस एरिया में जाने लगते हैं जहाँ डांस कंपटीशन होगा। वो वार्म होल के थ्रू शिप में बैठकर जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और पूरे वार्म होल में शिप से शिप्स हैं, अलग अलग क्लैंस की। इनको चलते चलते 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन से जियान मेडिटेट कर रहा है। जिनलैन कहती है कि उसने 20 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है उसे।
पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, उसका तो अब ये रोज का है। और दोनों लड़कियां हंसती हैं, लेकिन इन दोनों को ही पता है कि 20 दिन तक लगातार अकेले में प्रैक्टिस करने की जो ताकत जियान ने हासिल की है वो उसके सालों का हार्डवर्क और प्रिजर्वेंस ही है। अब फिर तभी जियान के कमरे से एक बहुत ही ज्यादा ऑरा निकलता है और इस एनर्जी को लॉर्ड टैन हाउ जब एनालाइज करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो सोल पावर है। अब जियान अपने कमरे से बाहर निकलता है और लॉर्ड टैन हाउ उससे पूछता है कि क्या ये सोल फोर्स तुम्हारे अंदर से निकला है। जियान हाँ करता है और लॉर्ड टैन हाउ कुछ सोचकर कहते हैं कि क्या तुमने स्पिरिट रियलम टच कर लिया है। जियान पूछता है कि ये क्या होता है, जिस पर लॉर्ड टैन हाउ कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में ये स्पेशल कल्टीवेशन मेथड थी सोल के लिए, जिनको सोल टेक्निक कहा जाता था, लेकिन अब ये टेक्निक्स खो गई हैं। अगर ये टेक्निक्स अब भी होती तो हम उन्हें तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते थे। मुझे लगा ये सब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया होगा। जियान अपने टीचर के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। अब ये लोग पिल डोमेन में पहुंच जाते हैं। पॉइजन गर्ल कहती है कि पिल डोमेन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये शायद ब्लैक कॉर्नर रीजन जितना है। ये सॉन्ग कहते हैं कि पिल डोमेन इनर और आउटर डोमेन में डिवाइडेड है, ये तो बस एक पॉइंट है जहाँ से हम एंटर करेंगे। ये सॉन्ग जियान से कहता है कि पहले हम पिल का सर्टिफाइड अल्केमिस्ट रैंक बैज लेने चलेंगे ताकि हम पिल कंपटीशन में भाग ले सके। जियान फिर पॉइजन गर्ल से कहता है कि मैं ये सॉन्ग के साथ बैज लेने जा रहा हूँ, तुम लोग जब तक इस शहर को घूम लो। जियान फिर ये सॉन्ग के साथ वहाँ आ जाता है जहाँ अल्केमिस्ट को उसकी रैंक के अकॉर्डिंग बैज दिया जाता है। वहाँ 2 क्लैन और खड़ी हैं और एक क्लैन की बुढ़ी औरत जोंग को देखकर सरकास्टिकली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार यहाँ आओगे क्योंकि तुम्हारी फैमिली में तो कोई अल्केमिस्ट है ही नहीं। ये जोंग जियान को कहता है कि ये लोग पिल डोमेन के खुद के लोग हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जियान के पास अपना लास्ट बैच है और वो भी 4th ग्रेड अल्केमिस्ट का, इसलिए वो बुढ़ी औरत ये जोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या अब ये फैमिली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें 4th ग्रेड के अल्केमिस्ट के सहारे आना पड़ रहा है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इतने ताकतवर अल्केमिस्ट तुम्हें मिल कहाँ जाते हैं, मेरी बाय फैमिली तो इनसे कम्पीट कर ही नहीं पाएगी। वो बुरी तरह से हंसने लगती है, जिस पर जियान कहता है कि खाली बर्तन इतना बचता क्यों है। इससे गुस्सा होकर बुढ़ी औरत जियान पर हमला करने के लिए आगे आती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ का ऑर्गेनाइजर आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं कि यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह तुम लड़ोगे। ट्रांसफॉर्मेशन एरेस बन चुकी हैं और आप सभी लोग अब अपनी यंगर जनरेशन को उनकी एबिलिटीज और स्किल्स के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर लेवल जिसका वो बैज लेना चाहते हैं उसका टेस्ट देने को भेजें। अब अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन एरेस में जाने लगते हैं और कुछ लोग लेवल 7 का अल्केमिस्ट का टेस्ट देने आए हैं और कुछ लोग लेवल 6। वहाँ खड़ा ऑर्गेनाइजर जियान से पूछता है कि तुम कौन से लेवल का टेस्ट देना चाहते हो, जिस पर जियान कहता है कि 7th का। सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन एरेस में चले जाते हैं और अपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को टेस्ट देने लगते हैं। कुछ समय बाद वो सभी बाहर आते हैं, जिसमें से रेड क्लैन तो फेल हो जाता है, यानी उसे बैज नहीं मिलता। बाय फैमिली की वो लड़की लेवल 6 का अल्केमिस्ट टेस्ट पास कर लेती है और फिर जियान बाहर आता है और उसने भी फाइनली 7th का अल्केमिस्ट बैज हासिल कर लिया है। ये देखकर बाय फैमिली की इस बुढ़ी औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से बड़बड़ाने लगती है। ऑर्गेनाइजर जियान से कहता है कि तुम्हारी लेवल को हम अच्छे से मेजर नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी लेवल इससे भी ज्यादा है। मैं तुम्हें आगे रिकमेंड करूंगा और वो तुम्हारी लेवल चेक करेंगे। अब वो बुढ़ी औरत जियान को बुरा बोलते हुए जा ही रही थी कि जियान उसे रुकने को कहता है, जिस पर वो बुढ़ी औरत कहती है कि क्या है, तो तुरंत जियान उसे जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये पंच तुम्हें तमीज से पेश आने की याद दिलाता रहेगा। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वैसे गाइस, हमने हाल ही में चैनल पर एक न्यू सीरीज लॉन्ग वीडियो के थ्रू अपलोड की है। हमने 2 घंटे में उसके पूरे सीजन को कवर किया है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन दोनों जगह पर मिल जाएगी। अगर आप BTTH यूनिवर्स को फॉलो करते हो या BTTH सीरीज देखते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद उस सीरीज को भी जरूर से चेक करना, क्योंकि उन दोनों के ही यूनिवर्स आपस में कनेक्ट है और आगे चलकर उनकी स्टोरी भी आपस में कनेक्ट हो जाएगी।